नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बेहतरीन वाला ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर यानी कि इस पेपर में दोस्तों यहाँ पर 2012 का यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के पेपर के हल करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है पूरा पेपर हल कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मिलने वाला है आपको पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर इस पेपर को हल करने के बाद आप पता कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आने वाली एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, और क्वेश्चन कहाँ से निकल कर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों ने 2011 का पेपर अटेंड किया है दोस्तों यहाँ पर, तो उसको और इसको यहाँ पर इसका यानी कि दोनों का यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर अच्छी तरीके से अध्ययन करके दोस्तों यहाँ पर ये पता लगाया जा सकता है कि 2021 का आपका पेपर कैसा होगा। दोस्तों यहाँ पर तो बने रहिएगा, तो पूरा अटेंड कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर चलते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, दोस्तों यहाँ पर पूरा सिलेबस आपके को पता है कि क्या सिलेबस है और क्या कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर तो देखिएगा, दोस्तों यहाँ पर इस पूरे पेपर को आप सभी अटेंड करना है। दोस्तों यहाँ पर तो सामाजिक अध्ययन के बारे में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, उसमें जो यहाँ पर 60 क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राज्य की सामाजिक अध्ययन पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर 60 क्वेश्चन हमें अटेंड करना है दोस्तों यहाँ पर, और सभी स्टूडेंट इसको क्रैक करना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही आज आपकी तैयारी का पता भी चल जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर आपको पता ये भी चल जाएगा कि आने वाली एग्जाम में आपके प्रश्न किस टाइप के आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्यूशन बताने वाला है दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ से प्रश्न आने वाला है पूरी तरह से। आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कॉन्सेप्ट क्यूज चलाई जा रही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रेट का जो सिलेबस है वो कराया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फ्री में। दोस्तों यहाँ पर यानी कि राजस्थान का भूगोल कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान का कल्चर चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 91 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा क्या है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा था, क्यों रहा था बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए कर्नल जेम्स डॉट की एनाल्स का प्रकाशन हुआ था इस समय, या कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली थी दोस्तों यहाँ पर, सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी, या अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी दोस्तों यहाँ पर। 2012 का पेपर सेकंड लेवल 2, जी हाँ दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पेपर हल कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। इससे पता चलेगा दोस्तों यहाँ पर कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 2011 के जो प्रश्न पत्र में पूछा गया था वो सभ्यता पूछी गई थी दोस्तों यहाँ पर कि ये किससे संबंधित है दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया था, तो ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आप बताइएगा इनमें से कौन सा असत्य है बताइएगा। असत्य पहचानना है इसमें से, तो कौन सा है। वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है। तो बताइएगा इसका यानी कि असत्य कौन सा है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि संस्कारों का ह्रास हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रश्न आपने अटेंड किए हैं दोस्तों यहाँ पर, और 2 प्रश्नों से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर प्राचीन भारत से जो कॉन्सेप्ट है उनसे प्रश्न निकल कर आते हैं दोस्तों यहाँ पर, दोनों ही पेपरों में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा कारण शहरीकरण का नहीं है दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बढ़ती महंगाई। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती महंगाई इसका सही आंसर हो जाएगा। और 2011 के जो पेपर में सेकंड लेवल में सामाजिक अध्ययन के में जो पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि शहरीकरण का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है ये पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर, लेकिन वहां पर ऑप्शन कुछ अलग दिए गए थे दोस्तों यहाँ पर, वहां पर ऑप्शन दिए गए थे यानी कि पलायन नहीं करना, पलायन शहरों की ओर पलायन करना। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन था, मैंने आपको पिछले पेपर में आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों प्रश्न को समझिए क्या बोल रहा है, अगर आपने पिछला पेपर देखा है तो उसको देखिए और इसको देखिए और एनालिसिस करिए दोस्तों यहाँ पर कि आपका आने वाला जो पेपर है वो किस टाइप का आने वाला है और किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। दोहराए जाते हैं बार बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा समकालीन थी। कौन सी सभ्यता थी दोस्तों यहाँ पर बताइएगा। कीट सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र सभ्यता या फिर रोमन सभ्यता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की जो सभ्यता है वो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता कालीन के समक्ष थी दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपने अटेंड कर दिए गए दोस्तों यहाँ पर अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपने पढ़ा होगा तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी में यानी कि बेरी सिलिंग पतलुक ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया था। या फिर यहाँ पर पंडिता रमाबाई ने ऊंची जातियों के लिए महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया था। या फिर ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना के नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्रियों के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया था। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इनमें से ये नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ये यानी कि ये कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि देखिएगा दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन 2011 की एग्जाम में पूछा गया था और इसी टाइप का 2012 की एग्जाम में पूछ लिया गया है और इसी टाइप का 2015 की एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना प्रश्न कौन सा है देखिएगा, यानी कि ऑप्शन है आपके सामने देखिए, कर्मचारी वेतनभोगी जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया? तो बताएगा दोस्तों यहाँ पर यह किस शासक के बारे में कहा गया था चीनी यात्री ने? तो ध्यान रखना हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त फर्स्ट या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, और आप भी बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्यों, और आप कमेंट में बताना कि आपने इस पेपर में से कितने सही किए हैं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में ये लिखा था, यानी कि चीनी यात्री ने लिखा था दोस्तों यहाँ पर ये शासकों के बारे में ये जो लिखा था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर किस चोल शासक ने? ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर 2011 के पेपर में भी यानी चोल शासक से यहाँ क्वेश्चन उठकर आया था, चोल और पल्लवों से, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा गया था और 2012 की एग्जाम में भी पूछा गया है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर, यानी कि आदित्य फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, आदित्य फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कांची पर अधिकार किया था वो आदित्य फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव या फिर चालुक्य? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। जी हाँ दोस्तों, पल्लव इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, किस राजवंश के समय कनेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि किस राजवंश के समय कनेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? बताएगा राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, पल्लव? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रकूट के समय, राष्ट्रकूटों के समय यहाँ पर कनेरी जो विश्वविद्यालय है वो प्रसिद्ध था दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? बताइए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो अशोक स्तंभ है रामपुरवा का जो वृषभ शीर्ष वाला जो अशोक स्तंभ है वो किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, असम, बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बिहार में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर सगुण भक्ति का प्रचारक कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, कबीर, निम्बार्क, नानक या फिर दादू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी। जी हाँ दोस्तों, निम्बार्क। जी हाँ दोस्तों, निम्बार्क जो कि सगुण भक्ति का प्रचारक संत था, निम्बार्क हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बीजापुर में इब्राहिम राजा है
रोजा है, सॉरी इब्राहिम रोजा है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1585 के बाद बनवाया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ई के बाद बनवाया, या फिर अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, या फिर शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताऊत बनवाया था। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। असत्य है, यही असत्य है दोस्तों यहाँ पर, और सारे सत्य है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, और यहाँ पर अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, आपको पता है। शाहजहां ने दिल्ली पर तख्ते ताऊत बनवाया था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर गलत आंसर है, तो यही है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 के बाद बनवाई थी, तो ये अलग है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 130 तीसरे नंबर का, यानी कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी। अब बताएगा दोस्तों यहाँ पर महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई थी तो उसकी आयु कितनी थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सभी जानते होंगे, बार बार रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 57 वर्ष थी। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 57 वर्ष थी दोस्तों यहाँ पर महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई थी दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो कि 1870 में यह घटकर कितना प्रतिशत रह गया था। बताएगा 25%, 8%, 13%, 3%। दोस्तों घबराइए नहीं, पैनिक मत होना है दोस्तों यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कठिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर उस समय 1800 से और 1870 के बीच में, यानी कि जो कपड़ों से संबंधित बहुत बड़ा अपडेट हुआ था, बहुत बड़ी घटना हुई थी, तो इसी तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने दे दिया है दोस्तों यहाँ पर, ताकि जो स्टूडेंटों का ध्यान है वो इस ओर जाए। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3। जी हाँ दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी कि जो प्रतिशत रह गया था वो 3% घटकर रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहित दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका थी, कौन थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक पुस्तक है, यानी कि जिस पुस्तक का नाम है कौन सा है, यानी कि आमार जीवन। जी हाँ दोस्तों, इसकी लेखिका कौन थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, रस सुंदरी हो जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा, रस सुंदरी हो जाएगी, रस सुंदरी देवी हो जाएगा, इसका सही आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, और 2011 के जो प्रश्न पत्र में जो पूछा गया था वो भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अब 2012 के जो इस पेपर में पूछा गया है, भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रश्न को समझो, इस मॉडल टेस्ट पेपर को लेकर आने का मतलब यही है कि आपको पता चले कि आने वाला जो प्रश्न पत्र होगा वो आपका कैसा होगा दोस्तों यहाँ पर। और एक बार लाइक और कर दीजिएगा आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर ले आपके अपने YouTube चैनल को दोस्तों यहाँ पर। 2015 का पेपर लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, 2017 का लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, सभी पेपर में आपके लिए लेकर आऊंगा। और कॉन्सेप्ट की हर कॉन्सेप्ट जो कि 110 कॉन्सेप्ट है आपके रिट एग्जाम में, वो हमारी चल रही है दोस्तों यहाँ पर, रोज वीडियो बनाई जा रही है। अब तक 15 वीडियो हमने आपको दे दिए है दोस्तों यहाँ पर, सभी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो सभी को। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, जो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, किसने किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संविधान सभा द्वारा, यानी कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, प्रस्तावना उद्देशिका में, या फिर इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये प्रस्तावना में, यानी कि इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रस्तावना में ये जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष जो शब्दावली है वो यहाँ पर प्रस्तावना में, उद्देशिका में और प्रस्तावना में जोड़ी गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है, बताइए दोस्तों यहाँ पर।
किसको किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 12, 13, अनुच्छेद 36 या फिर अनुच्छेद 23, 28 या फिर 29, तो किसमें इसका विवरण मिलता है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का पूरा हक है दोस्तों यहाँ पर, ये किस अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों यहाँ पर इसका उल्लेख। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आर्टिकल 42 में आर्टिकल 42 में यहाँ पर ये मिलता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा 2011 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों मौलिक अधिकार 11 है, ध्यान रखना दोस्तों मौलिक अधिकार 11 है और मैंने आपको बताया 10, तो ध्यान रखना उसको भी आप ठीक कर ले, 11 है मौलिक अधिकार दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। और तो वो ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर 2011 के प्रश्न पत्र में, और 2012 के में जो ये पूछा गया है कि मौलिक अधिकार नहीं है, बताएगा कौन सा नहीं है। समानता का अधिकार, मतदान का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मतदान का अधिकार। जी हाँ दोस्तों यह है मौलिक अधिकार में नहीं आता है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 14 के किस अनुच्छेद में समाहित है बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये यानी कि 4 के किस भाग में है, तो ध्यान रखना दोस्तों 51 के, 50 के, 42 या फिर 52, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 51 के। जी हाँ दोस्तों 51 के में यानी कि इस अनुच्छेद को समाहित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रीय चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है बताएगा, राष्ट्रीय चुनाव से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है बताएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्च न्यायालय में ही उठाए जा सकते हैं, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं, मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इनमें से कौन सा कथन गलत है बताइएगा यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर गलत है दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर गलत तथ्य पहचान करना है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य की पहचान कीजिए कि सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर समान मूल्य नहीं रखते हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है लोकसभा में अलग होता है, राज्यसभा के विधायक अलग होते हैं दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर होते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि विधानसभाओं के जो विधायक है उनका मत का जो मूल्य वो अलग होता है दोस्तों यहाँ पर। पिछली बार पूछा गया था दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2011 के प्रश्न पत्र में, और यहाँ पे भी पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, यानी कि इस टाइप का राष्ट्रपति से संबंधित 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति को अच्छे तरीके से रट लो दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रपति को ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यहाँ पर सॉल्यूशन के अनुसार, और कैसा प्रश्न आने वाला है, कौन से प्रश्न आने वाले हैं उसका पूरा डेटा यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सख्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था बताएगा। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, ऑप्शन आपके सामने है 1990, 1991, 1993 या फिर 1992 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। जी हाँ दोस्तों 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत लाभ उठाया था बताएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने 30%, 50%, 33% या फिर 10% लाभ उठाया था।
तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो लाभ उठाया था वो 33% ही उठाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं, क्या कहा जाता है? जो नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहा जाता है राजस्थान में? अध्यक्ष, सभापति, महापौर या फिर नगर प्रमुख? तो दोस्तों इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि महापौर कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महापौर कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है, बताएगा कितनी है? ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर 2011 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में, और इस प्रश्न पत्र में पूछा गया है यानी कि राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों यहाँ पर। तो आप पता लगा सकते हो कि अगले पेपर में कौन सा प्रश्न उठकर आ सकता है। उठकर आ सकता है राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, या फिर राज्यसभा और लोकसभा कितनी सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 200 सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। लोकसभा की सीटें हैं 25, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं 10, ध्यान रखना, और दोनों को मिलाकर पूछे तो 35, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पर एनालिसिस करें पिछले पेपरों को उठाकर, तो दोस्तों आप खुद पता लगा सकते हो कि अगले प्रश्न पत्र में कौन सा प्रश्न उठकर आ सकता है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, सभी प्रश्न पत्रों को यहाँ पर अटेंड जरूर कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर। मैं हूं पिंकेश कुमार मीना, जो कि आप लोगों के लिए यानी कि इतना कुछ कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हर कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे तरीके से लेकर आता हूं दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर 16,000 प्रश्न जल्दी से जल्दी मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि किस महासागर में मेरीना गर्त स्थित है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। मेरीना गर्त स्थित है किस महासागर में स्थित है, बताइएगा। हिंद महासागर में, आंध्र महासागर में, प्रशांत महासागर में, या फिर उत्तरी ध्रुव महासागर में? तो मेरियाना जो गर्त है वो सबसे निचला भाग है दोस्तों यहाँ पर, समुद्र तल का सबसे निचला भाग है मेरियाना गर्त। तो ये किस में है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रशांत महासागर में हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, प्रशांत महासागर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसी टाइप का क्वेश्चन यानी कि 2011 की एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। और 2012 के पेपर को आप हल कर रहे हो तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा और छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया और अंटार्कटिका। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका और एशिया हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सी है इसका। जी हाँ दोस्तों, सी हो जाएगा, यहाँ पर अंटार्कटिका नहीं है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर अंटार्कटिका मत करना, सॉरी, इसका सही करना दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, 2011 की एग्जाम में जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको पता है कि एशिया महाद्वीप है। और इस एग्जाम में पूछा गया है 2012 की में, यानी कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछ लिया है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ लिया है। तो अगली एग्जाम में कैसा आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों यहाँ पर, महासागरों से संबंधित आ सकता है, महाद्वीपों से संबंधित आ सकता है कि कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से बड़ा है या फिर छोटा है। 4 या 5 महाद्वीप दे दिए जाएंगे, उनमें से बड़ा या छोटा पूछ लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखना दोस्तों, एक एक प्रश्न को एनालिसिस करिएगा दोस्तों यहाँ पर, एनालिसिस करिएगा दोस्तों यहाँ पर। टाइम तो थोड़ा लग जाएगा दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आएंगी दोस्तों यहाँ पर। पिछले पेपरों को जरूर देख ले दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। पृथ्वी का परिमंडल नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। इसी टाइप का क्वेश्चन 2011 की एग्जाम में पूछा गया था। पेपर को आप देख लीजिएगा, वीडियो नंबर आप देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, मैंने अभी डाला है पेपर 2011 का, उसमें भी देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, उसमें पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यानी कि
वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछी गई है दोस्तों यहाँ पर। और उसी टाइप का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं है। ओजोन मंडल नहीं है, स्थल मंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, या फिर जैव मंडल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ओजोन मंडल। जी हाँ दोस्तों, ओजोन मंडल यहाँ पर पृथ्वी का परिमंडल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर परिमंडल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर परिमंडल का अध्ययन है जिसमें हमें परिभ्रमण नहीं कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2011 में ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और 2012 के पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। मैं बताना चाहूंगा कि देखिएगा हर क्वेश्चन यानी कि 2011 की एग्जाम से जुड़ा हुआ है और जो 2012 की एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। इसी तरह 2012 की एग्जाम से जुड़ा हुआ प्रश्न 2015 की एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा दोस्तों यहाँ पर, मैं क्या कहना चाहता हूं ये समझिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, संगमरमर का उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आंसर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कायांतरिक चट्टान है। जी हाँ दोस्तों, कायांतरिक चट्टान है। अब 2011 की जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था वो किस टाइप का पूछा गया था, वो पूछा गया था चट्टानों से संबंधित, यानी कि परतदार चट्टानें कौन सी है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, परतदार चट्टानें कौन सी है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, जो परतदार चट्टानें हैं वो कायांतरिक चट्टानें थी दोस्तों यहाँ पर, शायद मैंने यही बताया था, आंसर आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2011 की एग्जाम से जुड़ा हुआ प्रश्न 2012 की एग्जाम में आ रही है दोस्तों यहाँ पर, अगर आप गौर करें तो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आप जल्दबाजी में क्या करते हो, प्रश्न को पढ़ने याद करने की बजाय यहाँ पर उनको ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्रश्न को अच्छे से ध्यान दीजिएगा और 2011 की एग्जाम में जो कौन सा प्रश्न किस टाइप का पूछा गया था और बारे में उसका एनालिसिस कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पर अगली एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि अपक्षय तथा अपरदन की संयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनाच्छादन कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 121वां, यानी कि निम्न में से कौन सा एक धातु में खनिज नहीं है बताएगा। निम्न में से कौन सा एक धातु में खनिज नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, बॉक्साइड, क्रोमाइट, तामा या फिर अभ्रक। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अभ्रक। जी हाँ दोस्तों, अभ्रक है वो यहाँ पर धातु में खनिज नहीं है दोस्तों यहाँ पर, अभ्रक धातु में खनिज नहीं है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों यहाँ पर। मैं बताता हूं कि एक या 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपकी एग्जाम में कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा असंगत नहीं है, वो आपको छांटना है, वो बताना है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 122वें नंबर का सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सब व्यापारिक संसाधन है तामा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सर्वव्यापक संसाधन है, यानी कि तामा। किस तरह से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपको पता है अनिवीकरण संसाधन है, यानी कि प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक संसाधन है जल है, प्राकृतिक संसाधन जल है, जैविक संसाधन आपको पता है वन है, और यहाँ पर सर्वव्यापक संसाधन यानी कि ये तामा नहीं है दोस्तों यहाँ पर, सब जगह नहीं मिलता है तामा, ध्यान रखना। तो यही अलग है दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कॉमेंट में जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपके पेपर को बनाने में दोस्तों यहाँ पर, आपका जो पेपर है वहां से प्रश्न निकालने में दोस्तों यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो को आप जितना लाइक करोगे ना तो उतना हमें अच्छा लगेगा दोस्तों यहाँ पर, और उतने यहाँ पर हम आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से पेपर का शेड्यूल लेकर आएंगे दोस्तों यहाँ पर। और बिल्कुल हम यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बिल्कुल सही प्रश्न निकाल सकेंगे दोस्तों, यहाँ की ये प्रश्न आने वाला है तो वही प्रश्न आएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप भी सीखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2011 के पिछले पेपरों को और जो आने वाले पेपरों का एनालिसिस जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखिएगा, यानी कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है किससे है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर संसाधनों के संरक्षण से है। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर वन्य जीवों के कम होने का प्रमुख कारण है बताइएगा। कौन सा कारण था, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, बाढ़, बांधों का निर्माण होना या फिर नगरीकरण का होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट हो जाना है दोस्तों यहाँ पर। दूसरा कारण भी है दोस्तों यहाँ पर, अगर पूछे तो बाढ़ भी है दोस्तों यहाँ पर। दूसरा कारण बाढ़ भी है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो विभाग ने माना है वो दो आंसर दिए है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यहाँ पर, यानी कि जो सही माना है वो यहाँ पर माना है, यहाँ पर यानी कि सी सही माना है और ए सही माना है। अगर जिस अभ्यर्थी ने यानी कि सी भी किया है और ए भी किया है तो उसको यहाँ पर सही अंक मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, उसका सही आंसर होगा। और जिन्होंने बी और डी किया है उसका आंसर गलत है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी भी सही है और ए भी सही है। अगर दोनों में से एक किया होगा, किसी भी अभ्यर्थी ने दोनों में से, यानी कि एक किसी स्टूडेंट ने ए किया है और किसी ने सी किया है, तो उनको यहाँ पर सही माना जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना और बाढ़, यानी कि यहाँ पर वन्य जीवों के कम होने का प्रमुख कारण है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है बताएगा दोस्तों यहाँ पर, किस प्रदेश में किस जगह पर। तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि सी मानसूनी प्रदेश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बीच में आपको प्रॉब्लम आई होगी, थोड़ा सा मैं पानी पीकर आया था, खांसी ज़्यादा आ गई थी दोस्तों यहाँ पर। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, आपको बीच बीच में कभी प्रॉब्लम होती होगी तब यहाँ पर खांसी, क्या करें, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या बताया था मैंने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मानसूनी प्रदेश, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। विश्व की छत किसे कहा जाता है बताइएगा, आप जानते हो इसको, तो महाहिमालय को, तिब्बत का पठार को, या फिर पामीर के पठार को, या फिर दक्षिण के पठार को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पामीर के पठार को यहाँ पर विश्व की छत कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पामीर के पठार को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विश्व की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल में बैसाखी हवाएं चलती है बताएगा दोस्तों यहाँ पर। बैसाखी हवाएं चलती है बताएगा, किस राज्य में चलती है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, असम में या फिर बिहार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बोर्ड ने जो माना है, बोर्ड का जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ए और बी है दोस्तों यहाँ पर, पश्चिम बंगाल में और असम में ये हवाएं चलती है दोस्तों यहाँ पर। अगर जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पर बी भी किया है, बी किया है वो भी सही है, और ए भी किया है वो भी सही है, लेकिन बिहार में नहीं चलती है, उड़ीसा में नहीं चलती है, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने माना है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ए और यहाँ पर बी दोनों सही माने हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या दिया होगा, बोर्ड ने क्या माना है, तो दोनों ही सही है दोस्तों यहाँ पर। दोनों ही ऑप्शन जिन स्टूडेंटों ने किए हैं उनको समान अंक दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सामान्यतः काल बैसाखी हवाएं चलती है दोस्तों यहाँ पर, और असम में भी चलती है दोस्तों यहाँ पर, और दोनों टच एक दूसरे से संपर्क में है दोनों राज्य दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है बताएगा दोस्तों यहाँ पर। भारत के किस क्षेत्र में याक बैल मिलता है या फिर याक पशु मिलता है बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा, सुंदरबन में, दार्जिलिंग में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर लद्दाख में। तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 128वें नंबर का है दोस्तों, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। यानी कि जो याक मिलते हैं, पहाड़ी बैल मिलते हैं, वो कहां पर मिलते हैं, इसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगर जिनको पता नहीं है वो कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादन किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दवाओं की एक इकाई है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कहां पर है, यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन इकाई है कहां पर है।
हंसी केस में देखो दोस्तों यहाँ पर यानी कि मिस फिटिंग है, इसमें देखिएगा दोस्तों यहाँ पर खुद एग्जामिनर ने यहाँ पर मिस फिटिंग की है। यहाँ पर आएगा जो दोस्तों यहाँ पर ऋषिकेश होना चाहिए था, यहाँ पर शिमला है, देहरादून है या फिर चंडीगढ़ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में। जी हाँ दोस्तों ऋषिकेश में हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषिकेश, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था बताएगा दोस्तों यहाँ पर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ऑप्शन आपके सामने है 1982 को, 1988 को, 1986 को या फिर 1991 को। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया था वो जो लागू किया गया था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। 1986 में भारत में यानी कि अधिनियम बनाया गया था, उपभोक्ता अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणी के लिए सही कथन है बताएगा दोस्तों यहाँ पर, कौन सा कथन सही है। वर्षा में सहायक है, जल विभाजक का कार्य करता है या फिर जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है या फिर परिवहन के लिए अवरोधक है। तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जल विभाजक का कार्य करती है दोस्तों यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला। किस तरह से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपको पता है इस तरह से अरावली पर्वतमाला राजस्थान में फैली हुई है दोस्तों यहाँ पर, और ये जल विभाजक का कार्य करता है। इस भाग में पश्चिमी क्षेत्र में जो कि रूखा क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बरसात नहीं होती है, और इस क्षेत्र में सबसे अधिक बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर इस क्षेत्र में। तो इसलिए जल का विभाजन करती है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जो मानसून होते हैं वो इससे टकराकर दोस्तों यहाँ पर रह जाते हैं और पूरब उत्तर पूरब दिशा की तरफ चले जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यही कारण है अरावली पर्वत का जल विभाजक का कार्य करती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। परंपरागत विधि कौन सी है बताएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तालाब, नदी, कुआं या फिर टांका। तो दोस्तों यहाँ पर बताएगा प्राचीन समय से जो चली आ रही परंपरा है वो यहाँ पर जल संरक्षण की वो कौन सी परंपरा है बताएगा दोस्तों यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि टांका कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है कि यहाँ पर यानी कि टांके बनाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर मिट्टी में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में टांके बनाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। उसमें यानी कि बरसात का जो जल है वो भरा जाता है दोस्तों यहाँ पर, और उस जल का उपयोग किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उसमें पीने के पानी, पशुओं को पानी के लिए और सिंचाई के लिए भी यहाँ पर काम में लिया जाता है। और ये परंपरागत शैली है दोस्तों यहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टांका कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। कुओं का निर्माण तो अभी हुआ है, तालाबों का निर्माण भी अभी हुआ है, नदियों का निर्माण तो आपको पता है कि ये तो प्राकृतिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में छाबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है बताएगा। छाबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है, कोटा में, झालावाड़ में, बारां में या फिर सवाई माधोपुर में। तो कहां पर स्थित हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो छाबड़ा यानी कि तापीय विद्युत केंद्र है वो बारां में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बारां जिले में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको, बताना। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मैंने आपको बताया जो कोर्स चल रहा है दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। यानी कि जो क्वेश्चन है वो जो हमारा कोर्स है दोस्तों यहाँ पर उसके ही अकॉर्डिंग है, और सारे प्रश्न उसी में भी है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का कारखाना अजमेर में है, बाल वेयरिंग का कारखाना अलवर में है, सीमेंट का कारखाना मोडक में है, विद्युत मीटर जयपुर में बनाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर बताएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, जो बाल वेयरिंग का एशिया का सबसे बड़ा जो बाल वेयरिंग का जो कारखाना है वो अलवर में नहीं है बल्कि ये जयपुर में है। तो यही गलत ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान मशीन जो टूल्स है वो चोकोलोसिया की सहायता से अजमेर में स्थापित है, लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा है, बंद है दोस्तों यहाँ पर। मोडक सीमेंट का कारखाना है, और मान इंस्टीट्यूट में जयपुर के अंदर विद्युत मीटर बनाए जाते हैं, बिजली के मीटर, पानी के मीटर बनाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान में प्रमुख
अबरक उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान के कौन कौन से जिले में अबरक का उत्पादन होता है? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अबरक का जो उत्पादन होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर में, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और कोटा में, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद में, या फिर जयपुर, दौसा और टोंक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अजमेर में भी, भीलवाड़ा में भी और जयपुर में भी अबरक निकाला जाता है, अबरक के खाने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा मेरे भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, प्रवेश स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो अधिनियम थे वो दो पूछ लिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ताकि ये अधिनियम है वो अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अधिनियम अच्छे से रट लीजिएगा। और जो दिवस है देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, दिवस भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अधिनियम है यानी कि विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुरावेश स्थान में प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया था दोस्तों यहाँ पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1961 में। जी हाँ दोस्तों, 1961 में ये कानून बनाया गया था, ये अधिनियम बनाया गया था कि यहाँ पर सामरिक जो स्मारक है, ऐतिहासिक जो स्मारक है, उसके लिए नियम कायदे कानून बनाए गए थे, वो 1961 में लागू किया गया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा बालद क्या है? बताइए दोस्तों यहाँ पर बालद क्या है? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मांड गायिका की परंपरा, बंजारों का वह बैल समूह जिसकी पीठ पर माल लाद कर विक्रय हेतु ले जाया जाता है, या फिर औल्या या का पर्यावाची, या फिर अकाल पड़ने पर मवेशियों को चारा पानी की खोज व अन्य भागों में ले जाने की घटना। तो क्या है इसका सही आंसर? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वैसे तो सही है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो विभाग ने इस क्वेश्चन को गलत माना है, और गलत इसलिए माना है क्योंकि देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसमें यानी कि थोड़ा प्रश्न को बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पर स्टूडेंटों ने 2012 में कुछ स्टूडेंटों ने ऑब्जेक्शन उठाए थे दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न को लेकर, क्योंकि इस प्रश्न का यानी कि जो बालद है वो केवल कहा जाता है बंजारों का बैल समूह को बालद कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, केवल ये होना चाहिए था, लेकिन विभाग ने यहाँ पर ये बढ़ा दिया था दोस्तों यहाँ पर, प्रश्न में इतना कुछ बढ़ा के दिया था दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे। तो इसलिए बोर्ड को मानना पड़ा था कि ये क्वेश्चन पूरा गलत है दोस्तों यहाँ पर। इसको सभी को समान अंक दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, बोनस अंक दिया गया है बोनस अंक दिया गया है 2012 की एग्जाम में सामाजिक अध्ययन के प्रश्न नंबर 37वें में दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बंजारों कोई बैलों का समूह है दोस्तों यहाँ पर बालद। जी हाँ दोस्तों, अगर आए तो पूछ लेना, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान के जय नायक माणिकलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था, इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंध रहे थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे बेहद राजस्थान के प्रधानमंत्री बने रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि 138 में का जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर दोनों सही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दो ऑप्शन यहाँ पर सही डाल दिए, दो ऑप्शन यहाँ पर यानी कि सही दे दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना असत्य दो ऑप्शन यहाँ पर असत्य है दोस्तों यहाँ पर, वो कौन कौन से है देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, और यहाँ पर देखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, क्योंकि वे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वो बेहद राजस्थान के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, आपको पता है। इसके बाद देखिएगा उन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, नहीं किया था दोस्तों यहाँ पर, उन्होंने किसान के रूप में भी नहीं किया था। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, जिन स्टूडेंटों ने बी भी किया होगा उसको भी यहाँ पर अंक मिला था, डी भी किया है उनको भी अंक मिला था दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा ए किया है, किसी ने सी किया है, उनको अंक नहीं मिला है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यहाँ बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, प्रश्न को समझो मेरे भाइयों, प्रश्न को समझो, और प्रश्न को समझने के बाद एनालिसिस करो दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपको पता चले कि आपकी आने वाली एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों यहाँ पर। अनुमान सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों यहाँ पर, अनुमान लगाकर हम ये निकाल सकते हैं कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न कैसा होगा, कहां से उठकर आएगा, किस कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर देखते हो तो एनालिसिस किया करो कि 2011 में कौन सा प्रश्न पूछा गया था इसके अकॉर्डिंग, और 2012 में कौन सा पूछा गया था, और अगला जो प्रश्न पत्र होगा वो 2015 का पेपर लेकर आऊंगा दोस्तों
यहाँ पर, उसमें हम दोनों का एनालिसिस करेंगे 2011 और 12 का, 2015 का। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है दोस्तों यहाँ पर उस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये क्या कहता है, ये प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की अमूल्य साहित्य धरोहर बातारी फुलवाड़ी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर 8 खंडों में, 12 खंडों में, 10 खंडों में या फिर 16 खंडों में। तो इसका सही आंसर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ना तो 8 है, ना ही 12 है, ना ही 10 है और ना ही 16 है, बल्कि इसका सही आंसर हो जाएगा 14 खंडों में है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि जो बातारी धरती दोहरारी बातारी जो फुलवारी है वो यहाँ पर 14 खंडों में है दोस्तों यहाँ पर। इसको सभी को बोनस मिला है दोस्तों यहाँ पर, इसको सभी स्टूडेंटों को बोनस मिला है इस प्रश्न पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, अगर अब की बार पूछे तो 14 याद रख लेना है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन में 14 नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। यानी कि राजस्थान की जो अमूल्य धरोहर है यानी कि बातारी फुलवाड़ी वो 14 खंडों में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ये क्वेश्चन आखिर क्यों डाला गया है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है, आखिर इसका कारण क्या था। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न एग्जामिनर ने किस लिए डाला है, क्या कारण था इसका, आप समझ जाओगे। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इस प्रश्न को डालने का एक ही औचित्य था, यानी कि 2012 में 2012 में, जी हाँ दोस्तों 2012 में यहाँ पर मानगढ़ धाम के यानी कि 100 वर्ष कंप्लीट हो गए थे दोस्तों यहाँ पर, उस वक्त 2012 के एग्जाम में ये लगी थी। तो उस वक्त एग्जामिनर ने ये प्रश्न डाला था दोस्तों यहाँ पर, इसको समझते हुए कि यहाँ पर मानगढ़ धाम एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है दोस्तों यहाँ पर, जहां से एक प्रश्न उठकर आ सकता है। तो यही आएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2012 में इसके 100 वर्ष कंप्लीट हुए थे, इसलिए एग्जामिनर ने ये चर्चित में रहा था ये प्रश्न, और इसलिए यहाँ पर एग्जामिनर ने ये प्रश्न डाला है दोस्तों यहाँ पर। जो प्रश्न चर्चित में रहता है, जो चीज चर्चित में रहती है वो 100% एग्जाम में पूछी जा सकती है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, वीडियो के माध्यम से आपको कितनी चीजें मिल रही है दोस्तों यहाँ पर, वीडियो के माध्यम से आपको, एक वीडियो के माध्यम से पेपर का सोल्यूशन मिल रहा है, पेपर के आने वाले प्रश्नों का समावेश मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे वो मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर, इतना कुछ एक वीडियो में आपको मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएगा ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम राजस्थान के किस जिले में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा में। जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा में हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एक स्मारक और बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर, अशोक गहलोत ने एक स्मारक बनाया गया था 2013 में, इसके 100 साल कंप्लीट होने के बाद मानगढ़ धाम पर दोस्तों यहाँ पर उस पहाड़ी पर एक स्मारक बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है मानगढ़ धाम किस लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए। जी हाँ दोस्तों, तीव्र आर्थिक विकास के लिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नवीन संकल्पना कौन सी है, यानी कि तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना, मानवीय संबंधों का अध्ययन करना एवं सामाजिक को श्रेष्ठ बनाना, या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान का नवीनतम संकल्पना कौन सी है, बताइए दोस्तों यहाँ पर। आप समझ सकते हो, नवीन जो हमारे जीवन में जो अच्छी घटनाएं हो रही है, नवीन वातावरण जो चेंज हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, नवीन चीज क्या आ रही है भारतीय समाज में, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सॉरी, ए ऑप्शन नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, थोड़ा मैं कंफ्यूज है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं सामाजिक श्रेष्ठ बनाना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सामाजिक विज्ञान कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सामाजिक अध्ययन से पूछे गए हैं तीनों क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, लास्ट के जो तीनों क्वेश्चन है वो सामाजिक अध्ययन से पूछे गए हैं तीनों क्वेश्चन, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिए बोर्ड ने जो माना है वो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्थिति की बनावट एवं स्थान और प्रदर्शन एवं सुविधा, ये भी सही है, दोनों ही सही माने हैं बोर्ड ने। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ए और सी दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि सामाजिक विज्ञान में कक्ष की प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दोनों ही क्वेश्चनों का एनालिसिस कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि देखिएगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान में कक्षा की
प्रमुख आवश्यकता, और यहाँ पर पूछा गया है सामाजिक विज्ञान में कक्षा की प्रमुख विकसित सहायकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कुशलता भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए मनुष्य के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपयोग सभी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपने प्रश्न अटेंड किए हैं दोस्तों, यहाँ पर यानी कि आपने 55 क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड किए हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज मेरे को कॉमेंट में जल्दी से बता दीजिएगा कि आपने 55 प्रश्नों में से कितने सही प्रश्नों का आंसर दिया है। और एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि याक जो पहाड़ी वेल है वो किस राज्य में पाया जाता है, याक जो पहाड़ी वेल है वो किस राज्य में पाया जाता है, मैं आपसे पूछा है ये कमेंट में, ये प्रश्न में पूछा है दोस्तों यहाँ पर। अगला जो प्रश्न पत्र होगा वो यहाँ पर रीट एग्जाम पेपर 2015 का होगा दोस्तों यहाँ पर। इस टाइप का एनालिसिस करेंगे दोस्तों यहाँ पर 2011 को लेकर और 2012 को लेकर और 2015 को लेकर। इस तरह से आप यहाँ पर पेपर को अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर 2021 के को, कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। पढ़ना को इतना अच्छा माइंड नहीं रखता दोस्तों यहाँ पर, केवल उसको समझना सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों यहाँ पर। एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आपने अपने YouTube चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर। एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर किस किस स्टूडेंट ने ये वीडियो पूरा देखा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर। कॉन्सेप्ट क्यूज आपके रोज एक वीडियो डलता रहेगा दोस्तों यहाँ पर, और बीच बीच में एक मॉडल टेस्ट पेपर, एक प्रीवियस पेपर आपके लिए लेकर आता रहूंगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आपके अपने YouTube चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर।